अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हमने जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्डियोमायोपैथी डिस्कस करना है। कल हमने सारी जो कार्डियोमायोपैथी की काजेज़ थी वो हमने डिस्कस की थी। उनमें से एक इम्पोर्टेंट थी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, वो डिस्कस कर ली थी, उसकी सारी काजेज़ भी। आज हमने डिस्कस करना है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होता यह है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो सेप्टम है, एंटीरियर वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जब उसकी हाइपरट्रॉफी होगी तो वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इसके लिए इसको हाइपरट्रॉफी ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं। हुक्म अक्सर हुक्म लगाया होता है लोगों ने, क्योंकि ये बहुत दफ़ा मतलब एक दफ़ा यूएचएस के क्वेश्चन में आया हुआ है। ये आ भी सकता है, अब भी आ सकता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसकी सबसे पहले जो है आप लोग को पता हो ये है क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी कि ये फैमिली में रन करता है और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। और इसके अलावा जो जीन की जहाँ म्यूटेशन होती है वो 3 है। एक तो आपने बीटा मायोसिन जीन, मायोसिन प्रोटीन जो है उसकी इनकोडिंग सही नहीं होगी, बीटा मायोसिन। ओके, हैवी चेन, इसकी जो हैवी चेन प्रोटीन होती है बीटा मायोसिन की वो होती है। और इसके अलावा दूसरी भी इनकोडिंग होती है जिसका हमें मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी है, मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी। और ट्रोपोमायोसिन या ट्रोफी, ये सारी जो है जीन असल में होता ये है, जो कार्डियक कंट्रैक्टाइल सार्कोमियर की जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है उनमें चेंजेस आती हैं और हाइपरट्रॉफी हो जाती है इंटीरियर वाल सेप्टम की, वेंट्रिकुलर सेप्टम की। तो उससे क्या होगा, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी और सारे फीचर आएंगे हुक्म वाले। हुक्म इज अ मोस्ट कॉमन काज ऑफ सडन कार्डियक डेथ, मोस्ट कॉमन काज ऑफ सडन कार्डियक डेथ। ऑफन जो है ये एसिम्प्टोमेटिक होती है डिजीज, इसका पता भी नहीं चलता। आप देखते हैं क्लिनिकल फीचर, एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम्स नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन कभी कभी ये आपके पास जो पेशेंट आएगा, जैसे एएस का पेशेंट था, एओर्टिक स्टेनोसिस का, बिल्कुल वैसा आता है। एफर्ट रिलेटेड इंजाइना, यानी इंजाइना ऑन एफर्ट। और सिनकपी, इस पेशेंट को भी सिनकोपी होती है, सिनकपल अटैक होते रहते हैं रिकरेंट। और इसके अलावा जो है पेशेंट को इस तरह, जैसे एएस के पेशेंट में इंजाइना होता था और सिनकपी होती थी, बिल्कुल इस पेशेंट में भी इस तरह के फीचर होते हैं। उसके अलावा फिर पेशेंट को डिस्निया भी होता था, उसमें भी, इसमें भी होगा। हार्ट फेलियर जब डेवलप हो जाएगा, इसमें भी एरिथमियाज बहुत ज़्यादा होते हैं। एरिथमियाज कॉमनली वेंट्रिकुलर एरिथमिया से डेथ होती है हुक्म वाले पेशेंट को, सडन वीटी हुआ और पेशेंट पड़क जाता है। और ये भी वेगुलस एक्सरसाइज के बाद, यंग मेल पेशेंट प्लेइंग रग्बी और प्लेइंग फुटबॉल एक्सपायर सडनली, अचानक ही उधर ही ग्राउंड में ही एक्सपायर हो गया, तो इसको कहेंगे ये इसको हुक्म था भाई, इसको कार्डियोमायोपैथी होगी। जब हम आगे अब एविडेंस कैसे ढूंढेंगे, उससे पहले तो हम एग्जामिनेशन की फाइंडिंग कहते हैं। अरिथमिया से फिर सडन डेथ भी हो सकती है, ठीक है, सडन डेथ पेशेंट की, ये यंग पेशेंट में सडन डेथ की मोस्ट कॉमन काज है। उसके बाद है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो इम्पल्स कैसी होगी, पल्सेस कैसी होगी, जर्की पल्स, सिर्फ इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसकी स्लो राइजिंग पल्स थी ये, इसकी जर्की पल्स, ये सिनेरियो में जर्की पल्स दी होगी, आपने पिक करना है जर्की पल्स की। और कोई कंडीशन है, हुक्म ही है, हुक्म में जर्की पल्स होती है पूरा, इसकी वेंट्रिकुलर फिलिंग और वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन पूरी नहीं हो रही होती तो जर्की पल्स आती है, ठीक है। और डबल एपेक्स बीट होती है, डबल एपेक्स बीट,
एपिकल जो पल्सेज है, इम्पल्सेज है, वो डबल होती है, डबल एपेक्स बीट। एपेक्स बीट 2 होंगी, एक आपको नहीं मिलेगी। डबल एपेक्स बीट भी मेरे ख्याल में और कोई कंडीशन नहीं है, हुक्म ही है। अगर डबल एपेक्स बीट दे देता है, जर्की पल्स दे देता है, आगे क्या रहता है आपका इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर इसमें होता है, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। और कभी कभी ना जब डायलेशन हो जाएगी, माइटर रिगर्जिटेशन भी होगी, तो पैन सिस्टोलिक मरमर भी आ सकता है। पैन सिस्टोलिक मरमर, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, पैन सिस्टोलिक मरमर, और ये एपेक्स के ऊपर जो है वो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होगा। ठीक है। और इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इनके हमें अगर ईसीजी करें, एको करें, इन्वेस्टिगेशन तो यही होती है। इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग वो भी इम्पोर्टेंट होती है। तो उस पर क्या फाइंडिंग होती है ये आज आप लोगों ने याद कर लेना। एक फार्मूला है एको की फाइंडिंग का, MR सैम एश, ये फार्मूला है। जिसको ये याद हो गया वो एको की फाइंडिंग याद कर लेगा। MR से माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन ये इसमें आती है। और सैम से क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन, सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन ऑफ द इंटीरियर लीफलेट ऑफ द माइट्रल वेल्व। माइट्रल वेल्व का जो इंटीरियर वेल्व है उसका जो कस्प है उसके जो है सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन हो, अगर इंटीरियर माइट्रल वेल्व लीफलेट की सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन। ठीक है। और दूसरा एश एसिमेट्रिकल हाइपोट्रॉफी। जब आप देखेंगे एको पे हाइपोट्रॉफी वो एसिमेट्रिकल होगी, कोई उसकी सिमेट्री नहीं होगी, तो आप सोचे ये हुक्म का पेशेंट है। माइट्रल रिगर्जिटेशन, सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन ऑफ द इंटीरियर लीफलेट ऑफ द माइट्रल वेल्व। ठीक है, ये होगी एको की फाइंडिंग। अब मैं चलता हूँ ईसीजी की फाइंडिंग की। ईसीजी की फाइंडिंग भी जो है ना वो ट्रिकी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, एलवी हाइपरट्रॉफी आपको मिल सकती है ईसीजी पे। और इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, टी वेव इन्वर्जन होगी और क्यू वेव्स हो सकती है। ठीक है, ये इसकी फाइंडिंग है ईसीजी की हुक्म के पेशेंट भी। आइए अब चलते हैं कि हुक्म के पेशेंट को आपने कौन सी ड्रग देनी है और कौन सी नहीं देनी, और रिस्क फैक्टर क्या है सडन डेथ के, ये डिस्कस करते हैं। इंडिकेशन ड्रग्स, देखो एरिथमियाज हो रहे हैं तो उसके लिए क्या देंगे, अमायोड्रोन। अमायोड्रोन ये सबसे पहले। अब आ गई मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैनेजमेंट एरिथमियाज है तो अमायोड्रोन, अदरवाइज बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। रेट लिमिटिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं जैसे कि वरापामिल है। ठीक है, और इसी तरह आप लोग पेशेंट को इसके अलावा क्या दे सकते हैं, डायूरेटिक दे सकते हैं। हार्ट फेलियर हो तो कार्डियक आईसीडी इम्प्लांट करना है, इंट्राकार्डियक डिवाइस जो होता है डिफिब्रिलेटर है वो प्लांट करें ताकि फ्यूचर में कोई अरिथमियाज ना हो सके, आईसीडी इम्प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, डुअल चैम्बर पेस मेकर भी इसको लगा सकते हैं क्योंकि इसको बाद का दोनों चैम्बर का डुअल चैम्बर पेस मेकर लगाए, बैटरी पहले ही लगा दे ताकि इसको अरिथमियाज हो ही ना। अब कंट्रा इंडिकेशन, एक तो देखिए आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आउटफ्लो जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो क्या कौन कौन सी ड्रग कंट्रा इंडिकेटेड है, मैंने पहले भी बताई हुई है, नाइट्रेट, एस इनहिबिटर, ये दो ड्रग्स तो बिल्कुल कंट्रा इंडिकेटेड है। और इसके अलावा कोई एनोट्रोप्स वगैरह अगर है तो वो भी नहीं देने आप लोगों ने। ये कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग जिसको हम प्रिवेंट करना है नहीं देनी, नाइट्रेट्स को नहीं देना। इस आफ्टरलोड इससे क्या होती है, कम हो जाती है। अच्छा, मायोड्रोन, बीटा ब्लॉकर, सीसीबी रेट लिमिटिंग, आईसीडी वगैरह इम्प्लांट कर दे तो रिस्क क्या होगा कि इस पेशेंट को सडन डेथ हो सकती है। एक तो उसकी जो
एडवांस जेनेटिक कंपोनेंट हो, उसकी फैमिली हिस्ट्री हो, उसकी फैमिली में उसके कज़न को हुआ था, फलां को हुआ था, फलां को हुआ था सडन डेथ, एक ये है। दूसरा ये है कि सिंकोपल अटैक्स होते हो, काफ़ी सारे सिंकोपल अटैक हो चुके हों तो फिर भी उस पेशेंट को, या पेशेंट को होल्टर पे आप लोगों को क्या हुआ है, अरिथमियाज या पीवीसीज मिली है, तब भी वो पेशेंट क्या है, रिस्क फैक्टर है। ठीक है, और अक्सर साइज पे बीपी कम हो जाता है तो ये भी रिस्क फैक्टर है, या फिर जो सेप्टम है उसकी थिकनेस ही बहुत ज़्यादा है तो ये भी रिस्क फैक्टर है कि हुक्म का पेशेंट सडन डेथ में चला जाएगा। आई थिंक अब हुक्म में कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं रहा जो आप लोगों को ना है। इससे मिलती जुलती एक चीज़ होती है रिदमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये तो थी लेफ्ट की ज़्यादा होती है, एक होती है रिदमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसमें ये जो टी वेव इन्वर्जन है वो राइट लीड्स में होती है, टी वेव इन्वर्जन, ओके। और इसके अलावा एप्सिलॉन वेव होती है, एप्सिलॉन वेव, ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स है ऐसे, तो इधर एक वेव बनती है छोटी सी, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन वेव। ये अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का फीचर है। इसमें भी ट्रीटमेंट वैसे है, इसीलिए इम्प्लांट कर दें और कुछ नहीं। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है, इसको अरिथमोजेनिक अरिथमिया, इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस है हो। बाकी रिस्ट्रिक्टिव है का और कंस्ट्रिक्टिव है, ओब्लिटरेटिव है। रिस्ट्रिक्टिव है, जिस तरह के कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस पढ़ेंगे बिल्कुल उसी तरह कि इतना का ये वेंट्रिकुलर स्टिफ हो जाते हैं कि डायलेट ही नहीं होते, और डायलेटेशन डायस्टोली नहीं होगी तो ब्लड ही नहीं आएगा सही तरीके से, और पुश भी फिर सही तरीके से नहीं होगा, तो ये रिस्ट्रिक्टिव मायोकार्डाइटिस इस तरह की होती हैं। इसमें भी आपने वही सारे ट्रीटमेंट करने होते हैं, फेलियर वगैरह से प्रिवेंट करना होता है। एक आई है मतलब मेरे लिए थोड़ी वो न्यू थी, जो पुराना पैटर्न था उसमें नहीं था, टाकोस्टोसबो कार्डियोमायोपैथी। पता नहीं ये कभी एमसीक्यूज में ना आ जाए, लेकिन इसका तो आधे लोगों को पता ही नहीं होता। टाकोस्टोसबो कार्डियोमायोपैथी होता ये है कि कोई स्ट्रेस आ जाए, कोई इसी तरह का कोई इस तरह का स्ट्रेस हो, ऐसे लगता है जैसे किसी पेशेंट को एमआई हो गया है, और बिल्कुल लेकिन कोरोनरी आर्टरी बिल्कुल ठीक होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इसको हार्ट ब्रोकन सिंड्रोम भी कहते हैं, और इसमें कोरोनरी आर्टरी बिल्कुल ठीक होगी लेकिन एसटी एलिवेशन होगी इस कार्डियोमायोपैथी की वजह से, और ये इसमें क्या होगा, कोरोनरी में ब्लड सप्लाई रुक जाती है, और एसटी एलिवेशन जो है वो आती है, लेकिन कोरोनरी इटसेल्फ ठीक होती है। नॉन-अड्रेनर्जिक मेरे ख्याल में वो एक रिएक्शन होता है, उसकी वजह से ये आती है टाकोस्टोसबो। इसका इतना पता होना चाहिए। हार्ट फेलियर एमआई और उसके साथ रिलेटेड है, इसमें भी एसटी एलिवेशन है, लेकिन इसमें कैड बिल्कुल नॉन कोरोनरी आर्टरी डिजीज कोई नहीं होती। ओके, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है हुक्म। आज हमने पढ़ा है हुक्म, तो हम कल इंशाल्लाह पेरिकार्डाइटिस को ख़त्म कर देंगे, टेम्पोनॉड भी सारा कुछ, और फिर हम अपने गोल पे जाएंगे, वो है अरिथमियाज। कार्डियोलॉजी की मुश्किल तरीन चीज़ अरिथमियाज। ओके, अब हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।